अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो प्रोडक्ट मैं इस चैनल पर अनबॉक्स करने लगा हूँ उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी किया है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी। ये है एप्पल का लेटेस्ट मैक स्टूडियो जिसे 2 महीने पहले यानी कि मार्च 2022 में लॉन्च किया गया है और तब से अब तक मैं कोशिशों में लगा हुआ था कि किसी तरीके से मैं एक मैक स्टूडियो इस चैनल के लिए अरेंज करूं कहीं से, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये स्टूडियो में आ चुका है एंड आई बिलीव ये पाकिस्तान में मैक स्टूडियो की पहली अनबॉक्सिंग है। तो अब चल के करते हैं इस बीस्ट को अनबॉक्स और फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये क्यों ख़रीदा है और हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को इसके क्या फ़ायदे होंगे। खैर, मैक स्टूडियो इस बड़े से डब्बे में आता है एंड ट्रू टू एप्पल स्टाइल इसका ये बॉक्स बहुत ही वेल थॉट आउट और यूनिक है। चल के इसकी सील खोलते हैं। तो दोस्तों ये बॉक्स कुछ ऐसे खुलता है। कुछ पेपर वर्क है जिसमें ये मुख्तसर सा यूज़र मैनुअल है और एप्पल का ये ब्लैक वाला स्टिकर है। और दोस्तों ये रहा हमारा मैक स्टूडियो। वैसे मुझे अब भी ताज्जुब हो रहा है कि इतने से पैकेज में इतनी सारी प्रो ग्रेड पावर और परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज़ हैं और यूज़र मैनुअल्स की तरह पूरा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही मुख्तसर है, क्योंकि इस मैक स्टूडियो के साथ बॉक्स में सिर्फ एक मोटा सा हैवी ड्यूटी और ब्रेडेड पावर केबल आता है। इस मैक स्टूडियो की डिज़ाइन यूनिबॉडी है, यानी कि इसे एक सिंगल पीस ऑफ एल्यूमिनियम से बनाया गया है और लुक्स और साइज में ये एक ओवरसाइज्ड मैक मिनी जैसा लगता है। मेरा ख्याल है 2.5 मैक मिनीज एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दो तो ऐसा ही बनेगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई 7.7 इंचेस है और हाइट 3.7 इंचेस है। अब ये वाला मैक स्टूडियो M1 मैक्स वेरिएंट में है जो कि $2000 पे शुरू होता है। इसके दो वेरिएंट्स हैं, दूसरा वाला M1 अल्ट्रा है और वो $4000 पे शुरू होता है। और मैंने ये वाला मैक स्टूडियो कॉम्प्यूसोल से ख़रीदा है, वहाँ औरंगज़ेब भाई होते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स डाल दूंगा। रुपी प्राइस की बात करें तो मुझे ये 4.5 लाख रुपए का पड़ा। और हाँ, अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो फेसबुक पे एक पाकिस्तानी ग्रुप है एप्पल कम्युनिटी इन पाकिस्तान के नाम से। इनके कोई 78,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स की रिसर्च, वेंडर्स पे रिसर्च और ख़रीदो फरोख्त करने के लिए। अब आई एम श्योर यहाँ कुछ लोग ज़रूर कहेंगे कि इस मैक स्टूडियो की डिज़ाइन कुछ हद तक बोरिंग लगती है, लेकिन मुझे इसका ये मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया। इसके आगे 2 USB टाइप C पोर्ट्स हैं। M1 अल्ट्रा वेरिएंट में यहाँ थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स होते हैं। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह इस बार एक SD कार्ड रीडर भी दिया गया है। फिर अगर बैक पे आ जाएं तो यहाँ 4 थंडरबोल्ट 4 के पोर्ट्स हैं जिनका मैक्स डेटा थ्रूपुट 40 गीगाबिट्स पर सेकंड ईच है। फिर 10 गीगाबिट का ईथरनेट पोर्ट है, 2 USB-A पोर्ट्स हैं, एक HDMI पोर्ट है और एक प्रो ऑडियो जैक है हाई इम्पीडेंस हेडफोन्स और एम्पलीफायर्स के लिए। और फिर साथ में एक पावर बटन दिया गया है। नीचे वाली तरफ आ जाएं तो यहाँ मैक स्टूडियो की कुछ ब्रांडिंग है और एयर के इनलेट्स हैं जहाँ से हवा अंदर जाती है, और ऊपर वाली तरफ एयर के आउटलेट्स हैं जहाँ से वो बाहर निकलती है ताकि इस मैक स्टूडियो को कूल रखा जा सके। लेकिन यहाँ ताज्जुब इस बात का है कि फुल लोड पे भी ये कंप्यूटर ठंडी हवा फेंक रहा था। लेकिन ये M1 मैक्स चिप आखिर किस बला का नाम है? थोड़ा सा बैकग्राउंड। पिछले साल एप्पल ने एप्पल सिलिकॉन यानी कि अपने M1 चिप्स को लॉन्च किया, जो कि एक बहुत ही गेम चेंजिंग मूव था, क्योंकि इनके M1 चिप्स 2 चीज़ें बहुत ही सक्सेसफुली ऑफर करते हैं, ज़्यादा पावर और अनबिलीवेबल एफिशिएंसी। यानी कि एप्पल का बेस लेवल M1 मैक मिनी जो कि इस वक्त 1,40,000 तक का मिल जाता है, वो मेरे 8 कोर i9 इंटेल चिप वाले मैकबुक प्रो को काटता था। हरा नहीं सकता था लेकिन परफॉर्मेंस में काफ़ी क्लोज आ जाता था। ये वाला लैपटॉप लॉन्च के वक्त 4.25 लाख तक का था, अब भी 3 लाख तक का मिलता है और इसे ठीक ठाक चैलेंज देते हुए भी M1 मैक मिनी कदरों कम एनर्जी कंज्यूम करता है। इस नए M1 आर्किटेक्चर की पावर और एफिशिएंसी को समझने के लिए ज़रा ये चेक करो। M1 MacBook Pro वर्सेस इस 16 इंच Intel Core i9 MacBook Pro के शोडाउन में M1 MacBook Pro ने Geekbench सिंगल कोर और Geekbench मल्टी कोर टेस्ट में Core i9 वाले MacBook Pro को हरा दिया। लेकिन क्योंकि M1 चिप का GPU इतना पावरफुल नहीं था तो Core i9 वाला MacBook Pro इसे GPU इंटेंसिव टास्क में पीछे छोड़ देता है। लेकिन एक फर्स्ट जनरेशन एंट्री लेवल चिप की इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यकीनन बहुत ही इंप्रेसिव है, और जो बात इससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव है वो है इस चिप की एफिशिएंसी। क्योंकि जहां कोर i9 इंटेल वाला मैक 100 वॉट्स तक खींचता है, वहां ये M1 वाला मैक 25 वॉट्स के आसपास ड्रॉ करता है, जिसकी वजह से ये M1 चिप्स वाले लैपटॉप्स बहुत बेहतर बैटरी लाइफ देते हैं और डेस्कटॉप्स बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं।
लेकिन M1 चिप की कहानी यहाँ नहीं रुकती, क्योंकि इसके बाद एप्पल ने इस टेक्नोलॉजी को और भी डेवलप किया और M1 के बाद 14 और 16 इंच मैकबुक प्रोज के साथ M1 Pro और M1 Max चिप्स लॉन्च कर दिया और फिर Mac Studio के साथ प्रोसेसर्स के किंग कॉन्ग M1 Ultra को लॉन्च कर दिया, जो कि बेसिकली दो M1 Max चिप्स को साथ फ्यूज करके बनाया जाता है। और अगर मैं इन चिप्स के दरमियान फर्क थोड़ा सादे तरीके से समझाऊं तो M1 Pro में M1 चिप से डबल से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स हैं और M1 Max चिप में M1 Pro से 70% ज्यादा ट्रांजिस्टर्स हैं, जबकि M1 Ultra चिप दो M1 Max चिप्स को साथ जोड़ के बनाया जाता है और इसके लिए एप्पल ने अपनी अल्ट्रा फ्यूजन टेक्नोलॉजी डेवलप की। तो ये M1 Ultra चिप बेसिकली M1 Max चिप का भी डबल है। अब यहाँ कुछ लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने M1 Ultra क्यों नहीं लिया, तो उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। पहली चीज़ है प्राइस, क्योंकि जब आप M1 Max से M1 Ultra पे जाते हैं तो प्राइस डबल हो जाती है। अगर आपको पाकिस्तान का कंपैरिजन बताऊं तो यहाँ पे 4.5 लाख का M1 Max मिल रहा था, जबकि M1 Ultra 8,60,000 8,70,000 का मिल रहा था, तो 4 लाख 4.25 लाख रुपए ऊपर देने पड़ रहे थे। और क्योंकि मेरा काम ज्यादातर वीडियो प्रोडक्शन और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है, जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जहाँ M1 Ultra की प्राइस डबल है, वहाँ जो आपको वीडियो प्रोडक्शन में खासकर रेंडरिंग और उन चीज़ों में जो गेन्स मिलते हैं वो डबल नहीं है, 15-20% का फ़र्क है। आई एम श्योर 3D मॉडलिंग और हैवी किस्म की ऑडियो प्रोडक्शन में जहाँ बहुत सारे मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे हों वहाँ आपको M1 Ultra ज़्यादा काम आएगा, बट जहाँ तक बात है वीडियो प्रोडक्शन की तो वहाँ M1 Max और M1 Ultra के बीच में जो गेन्स हैं वो फ़िलहाल लिमिटेड हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये ऑप्टिमाइजेशन के इशूज़ हैं कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स को M1 Ultra चिप्स के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं किया गया है, मैं नहीं जानता, लेकिन फ़िलहाल एज इट स्टैंड्स राइट नाउ ज्यादातर लोग वीडियो प्रोडक्शन के लिए M1 Max चिप ही रेकमेंड कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इस M1 Max चिप पे। बेसिकली ये एक 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर है जिसमें 10 कोर CPU है, 24 कोर GPU है, 32 GB यूनिफाइड मेमोरी है जो कि बेसिकली रैम है लेकिन चिप के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है, तो इसको एप्पल यूनिफाइड मेमोरी बोलते हैं। 16 कोर न्यूरल इंजन है, 400 गीगाबाइट्स पर सेकंड की मेमोरी बैंडविड्थ है, डेडिकेटेड वीडियो एनकोडिंग इंजन्स हैं H.264 और ProRes वीडियो के लिए। अब बकौल एप्पल इन सारी चीज़ों का कंबाइंड इफेक्ट ये है कि ये M1 Max चिप एप्पल के सबसे हाईएस्ट प्रो ग्रेड डिवाइस Mac Pro की बेस कॉन्फ़िगरेशन से भी ज़्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट एप्पल ने अपनी प्रेजेंटेशन में भी ये ग्राफ्स दिखाए कि M1 Max वाले Mac Studio की CPU परफॉर्मेंस इनके 16 कोर Intel Xeon प्रोसेसर वाले Mac Pro से 50% बेहतर थी और इसकी GPU परफॉर्मेंस Radeon Pro W5700X वाले Mac Pro से तकरीबन 3.4 टाइम्स बेहतर थी। अब ऑब्वियसली एप्पल के नंबर्स हैं तो मुमकिन है कि इसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन हो क्योंकि इस वक्त एप्पल और इंटेल compete कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो रिसर्च की है एप्पल के इस M1 आर्किटेक्चर और M1 Max चिप पे, मेरे ख्याल में इसके पावर और एफिशिएंसी गेन्स अनडिनाएबल हैं। लेकिन अब इस सवाल का जवाब देते हैं कि इन सारी चीज़ों का मेरे लिए क्या फ़ायदा है। तो ज़्यादा स्मूथ प्रोडक्शन वर्कफ्लो, ज़्यादा तेज़ रेंडरिंग स्पीड, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हाई रेजोल्यूशन वाले वीडियो प्रोजेक्ट्स। और आप में से जो लोग हमें क्लोजली फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि कुछ अरसे पहले हमने अपनी वीडियो प्रोडक्शन को Blackmagic 6K कैमरा पे शिफ्ट किया है और इस कैमरा के लिए आपको कंप्यूटर्स भी बहुत पावरफुल चाहिए होते हैं। और अब मैं हमारे इस चैनल को 4K की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए हमें Blackmagic 6K RAW से आप लोगों के लिए 4K वीडियोस प्रोड्यूस करनी होंगी। अब यहाँ मैं आपको अपनी वीडियो प्रोडक्शन का एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो अगर आपने हमारी मोबाइल बैटलग्राउंड्स की वीडियो देखी हो तो वो मेरे लिए अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स और हैवी किस्म का प्रोजेक्ट था। पूरा Blackmagic से 4K ProRes में रिकॉर्डेड था और उसका फाइनल रेंडर 1440p क्वाड HD में था। और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लुकअप टेबल्स, कलर करेक्शन की लेयर्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स और ग्राफिकल एलिमेंट्स थे, जिसकी वजह से इसे रेंडर करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। अगर कंपेयर करें तो वो वीडियो मेरे Core i9 MacBook Pro पे 28 मिनट में रेंडर हुई और वही वीडियो इस M1 Max वाले Mac Studio में 8 मिनट 42 सेकंड्स में रेंडर हुई। यानी कि यहाँ 19 मिनट से भी ऊपर का फ़र्क है। और अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई गलती हो तो ये फ़र्क डबल ट्रिपल भी हो जाता है। मेरे साथ यही हुआ था, उस प्रोजेक्ट में कुछ गलतियां थी, फिर री रेंडर किया, रेंडर करते करते घंटों लग गए। तो उस हिसाब से ऑन अ डेली बेसिस अगर मेरा काम वीडियो प्रोडक्शन का है तो एवरीथिंग एड्स अप। जो भी मेरी टाइम की सेविंग होगी वो एड अप होती जाएगी और वक्त के साथ साथ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर लिया होगा, एंड टाइम इज़ मनी। और यहाँ ये बात भी ज़बरदस्त है कि फुल लोड में भी ये Mac Studio तकरीबन साइलेंट होता है, जबकि मेरे MacBook Pro पे थोड़ा सा भी लोड पड़ता है तो लगता है कि जहाज़ टेक ऑफ होने वाला है। तो अब मैं चल के इस Mac Studio को हमारे प्रोडक्शन वर्कफ्लो का हिस्सा बनाऊंगा और मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्वालिटी का कंटेंट लाया जाए। आखिर में बस कहना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।
अल्लाह हाफिज।